खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बात सबसे पहले जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त झड़प चल रही है। और अनंतनाग के अंदर, जहां पर जनूबी जिला अनंतनाग का इलाका सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ है और श्रीगुफ्फारा इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान दोनों अतराफ से जबरदस्त गोलियों का तबादला हुआ है। दौरान शब इलाके को मुहासरे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई थी और अभी जो खबर आ रही है, इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों को इलाके में घेरा गया है, जबकि फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सभी दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया है ताकि किसी भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट से बाहर जाने का मिलिटेंटों को मौका न दिया जाए। अनंतनाग जिले के अंदर, जहां पर शालगुल इलाके के अंदर श्रीगुफ्फारा में जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, जंगली इलाका है, यहां पर कार्रवाई शुरू हुई है और जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, अभी तक किसी तरह की हलाकत की या किसी मिलिटेंट की गिरफ्तारी की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जरूर इसमें 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं जो अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस इलाके के अंदर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों के मुतालिक मुसद्दिका इतलात मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और आज सुबह बिलाखिर यहां पर सर्च ऑपरेशन उस वक्त एनकाउंटर में तब्दील हुआ जब यहां पर मिलिटेंटों ने बाहर निकलने की कोशिश की, मुहासरे को तोड़कर और सर्च ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेज ने सभी रास्तों को अब मुकम्मल तौर सील करके इस इलाके की घेराबंदी और भी सख्त कर दी है। मजीद फोर्सेज को इलाके में तलब किया गया है। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं, श्रीगुफ्फारा इलाका फोर्सेज और मिलिटेंट आमने सामने हैं और 3 मिलिटेंट यहां इलाके में मौजूद हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज को इनपुट्स मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। जनूबी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं और इन सभी कार्रवाइयों के बीच आपको बताते चलें कि साल 2021 में ये इस तरह की तीसरी या चौथी कार्रवाई है, जबकि अनंतनाग के अंदर, जहां पर गुज़श्ता दिनों आईईडी ब्लास्ट का एक वाक़या भी पेश आया था, लेकिन अब एनकाउंटर इस दूर दराज जंगली इलाके के अंदर, जहां पर फोर्सेज ने मुकम्मल तौर इलाके को सील करके मिलिटेंटों को घेर लिया है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास अनंतनाग चलते हैं। फिदा, क्या कुछ और डिटेल्स इमर्ज हो रही है एनकाउंटर के हवाले से? देखिए आसिफ, मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीरें साफ बताता हूँ कि शालगाम और सिरहामा के आसपास ही एक इलाका है। हालांकि रिहायशी इलाका तो नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं, एक तरह से पहाड़ है और दूसरी तरफ से जो है खुला मैदान है। और उस बीच जब सिक्योरिटी फोर्स को खबर मिली कि वहां पर कुछ जो मिलिटेंट है वो मौजूद है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच गई तो उसके फौरन बाद एक गोली चलने की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है। इलाके के लोगों के मुताबिक, जिस तरह से इलाके के लोगों के साथ जब हमने बात की, लेकिन उसके बाद जब वहां पर मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर भेजा गया, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की इजाफी नफरी, सीआरपीएफ की मजीद नफरी और इंडियन आर्मी की मजीद नफरी जो है, क्योंकि पहाड़ी वाला इलाका जहां कहीं पर भी होता है तो वहां पर काफी वक्त लगता है जब वहां पर एनकाउंटर होता है, जब वहां पर ये खबर होती है कि वहां पर कुछ मिलिटेंट जो है वो मौजूद है। लेकिन अब इसमें और कितना वक्त लगेगा? देखिए आसिफ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें लग सकता है, कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से इनिशियली में फायर की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है, और मैं बता दूं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और अगर पहाड़ी इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन में लिया होगा तो शायद वहां से मिलिटेंटों का भागना मुश्किल है। लेकिन अब इस बीच इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट भी अभी बहाल ही है, इलाके में इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इलाके में भेजी गई है ताकि अमन कानून को भी वहां पर बहाल रखा जाए। क्योंकि देखा जाता है कि अगर हम अमन कानून की बात करेंगे, क्योंकि अमन कानून को बाहर रखने के लिए हम देखते हैं कि जहां कहीं पर भी झड़प होती है तो वहां पर मजीद सीआरपीएफ की नफरी जो है वो वहां पे लाई जाती है ताकि अमन कानून को बाहर रखा जाए। लेकिन अगर इंटरनेट की बात करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले भी बता दिया, इंटरनेट अभी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब इसमें एनकाउंटर को और कितना वक्त लग सकता है। हालांकि पुलिस के मुताबिक जो ट्वीट पुलिस ने जारी किया था उसके बाद जो लग रहा था कि शायद दोनों तरफ से गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। हालांकि पहले गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है वहां पर इलाके में, लेकिन अभी और कितना वक्त लग सकता है इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है। आसिफ, टाउन से कितना दूर है ये इलाका जहां पर ये माना जाए कि ऑपरेशन शायद खत्म करने में मजीद वक्त लग सकता है? फिदा, चूंकि जंगली इलाका बता रहे हैं तो इस इलाके के अंदर क्या डिटेल? जैसे कि मैं पहले आसिफ में बता चुका हूं कि ये जो जगह है ये खुला मैदान है। हम खुले मैदान की बात करें, खुला मैदान है और पीछे से इसकी पहाड़ी है और हालांकि रिहायशी इलाका नहीं है। अगर रिहायशी इलाका होता तो शायद साफ तस्वीरें हमारे पास होती कि क्या है क्या नहीं है, तस्वीरें क्या है। लेकिन तस्वीरें यही है कि पहाड़
पहाड़ है और आगे जो है ये खुला मैदान है, और इस खुले मैदान में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना सुबह हुआ है, और कितना जी। वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। आसिफ, क्या फिदा इस इलाके के अंदर इससे पहले भी कोई मूवमेंट की खबर थी, या यहाँ पर मिलिटेंट्स की होने की कोई इतलात होती थी, या फिर पहली बार इस तरह मामूल के मुताबिक ऑपरेशन अंजाम दिया गया तो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैद नजर आती है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा नजर आती है, ऑन टूज रहती है, जहां कहीं पर भी उनको खबर मिलती है, और उस बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये झड़प जो है सुबह जब लगा कि कुछ देर के लिए की झड़प शुरू हो गई है, कुछ ही देर के बाद शायद खत्म भी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साफ तौर पे ये बता दूं कि अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, क्योंकि ये इलाका रिहायशी इलाकों से काफी दूर है, और माना जाता है कि जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पक्की खबर तो थी ही कि वहां पर कुछ है, तो उसके बाद ही जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई। उसके बाद ये लगा, झड़प शुरू हुई, ट्वीट जारी हुआ, अब और कितना वक्त लगेगा ये क्या है मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से फिदा हुसैन हमारे साथ थे, और एनकाउंटर की तस्दीक पुलिस की तरफ से भी ट्वीट करके दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस ऑपरेशन को शुरू किया था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। हालांकि किसी को हलाक करने में फिलहाल कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन मुकम्मल तौर पर दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके, तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद करके मजीद यहां पर सख्त इस मुहासरे को कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से करते हैं, चूंकि आज ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट अंजुमनों ने जहां पर मुकम्मल हड़ताल पर या पहिया जाम हड़ताल का जो ऐलान किया था, इसे मौखर करने का फैसला कर दिया। चूंकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महकमा खजाना के फाइनेंशियल कमिश्नर के साथ जहां पर उनकी होने वाली मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया, श्रीनगर और जम्मू जहां पर दोनों मकामात पर यानी दोनों सूबों के अंदर ट्रांसपोर्ट अंजुमनों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बावजूद मुसाफिर किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा था, और ट्रांसपोर्ट टैक्सियों में इजाफे की मनसूखी के हक में 24 फरवरी यानी आज टनल के आर पार ट्रांसपोर्ट सर्विस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया गया था। ताहम जहां पर मंगल को ट्रांसपोर्ट लीडरों और इंतजामिया के दरमियान मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट अंजुमनों के नुमाइंदों ने हड़ताल को एक दिन के लिए मौखर करने का ऐलान किया, और साथ ही जो इस बीच यहां पर कश्मीर पैसेंजर वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ ने भी साफ कर दिया कि ट्रांसपोर्ट अंजुमनों के नुमाइंदों और कश्मीर ट्रांसपोर्ट प्रदीप कुमार के साथ मीटिंग हुई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ। इस दौरान ट्रांसपोर्ट की जो पूरी लीडरशिप है उसने आज मामूल के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया, यानी किसी तरह की परेशानी नहीं है। 24 यानी आज जो हड़ताल होनी थी वो मौखर की गई, और हतमी फैसला मीटिंग के बाद लिया गया। सरकार ने मुतालबात माने, जिसके लिए इजहार तशक्कुर भी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किया गया है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की एक अहम फैसले की, जहां पर सनती तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मुसलसल इकदाम कर रही है, और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। और इस बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्टोन क्रशर्स के साथ साथ हॉट वेट मिक्सिंग प्लांट्स के नई यूनिट्स कायम करने के लिए नरमी का ऐलान कर दिया है, और रजिस्ट्रेशन का जो दोहरा बोझ था उस बोझ से निजात मिली है यूनिट होल्डर्स को। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ कर दिया कि स्टोर क्रशर्स हो या फिर हॉट मिक्सिंग प्लांट के लिए दस्तावेजात की जरूरत जरूर होगी, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक लवाजमात पूरी करने के लिए महज 2 असनाद की जरूरत होगी, जिनमें सीटीओ के साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी जरूरत होंगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स सिर्फ 2 लगेंगी। हॉट मिक्सिंग और क्रशर मालिकान के लिए यह बात लाजमी करार दी गई है कि माल सिर्फ उन्हीं से खरीदा जाए जो तस्लीम शुदा है, जिन्हें हुकूमत मानती है, जिनकी रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ है। और इंतजामिया का मानना है कि इस फैसले से जहां पर कारोबारी अफराद को दोहरी रजिस्ट्रेशन के बोझ से राहत मिली है, जिसमें यूनिट होल्डरों को महकमा सनत और तिजारत के साथ साथ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के तहत सख्त तरीकाकार से गुजरना पड़ा था, जिसमें एलजी इंतजामिया ने एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख में जहां पर लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव का आगाज गुज़श्ता दिनों हुआ था, और तकरीबन 2.5 से 3 दिनों तक इस प्रोग्राम में न सिर्फ लद्दाख जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में से यहां पर सैलानी भी पहुंचे थे। और इस मुतल्लिक जहां पर विंटर टूरिज्म को फरोग देने के लिए सरकार ने मकामी सतह पर इकदाम किए हैं। क्या कुछ इंतजामिया का कहना है, अफसरान की बात भी आपको लद्दाख फेस्टिवल पर बताते हैं। जानकारी है जब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडस्ट्री से आई थी, ये कह के कि हमको जो लद्दाख में टूरिज़्म का जो दायरा है वो
जो गर्मियों के 5 या 6 महीने होते हैं उसकी बियॉन्ड हमको जाना होगा। उसी को देखते हुए पिछले साल हम लोगों ने लद्दाख का पहला विंटर कॉन्क्लेव किया था और उसी के कंटिन्यूशन में इस साल हम लोगों ने दूसरा विंटर कॉन्क्लेव किया है। जिस तरह से ये विंटर कॉन्क्लेव पिछले फर्स्ट विंटर कॉन्क्लेव से अलग है कि हमने स्कोप बढ़ाकर इस बार हम लोगों ने कारगिल चैप्टर भी शुरू किया है। आपको जानकारी है कि कारगिल में भी आज की डेट में लगभग हमारे 20 जो है पर्यटक है, हमारे टूरिस्ट है, वो इंडिया के कोने कोने से आए हैं। उसी तरह लगभग 40 टूरिस्ट जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं एडवेंचर से, कल्चर से और अन्य एडवर्टाइजमेंट से और फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है वो यहाँ आए हैं। 3 दिन का डेलिब्रेशन बहुत ही इंटेंस रहा है। जो हमारे टूरिस्ट, जो हमारे गेस्ट थे, उन्होंने फील्ड की एक्टिविटीज़ को भी देखा है, लद्दाख को और नज़दीक से जानने की कोशिश की है। साथ ही साथ हमारे जो डिस्कशंस हुए हैं उसका भी आज इन्होंने एक जो है कंक्लूसिव जो उसके टेक अवेज थे उसका एक प्रेजेंटेशन ऑनरेबल एलजी साहब के सामने रखा है और जो फीडबैक्स आए हैं बहुत ही क्वालिटी में बहुत अच्छे थे और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री का जो सर्विसेज होगा, जो एक आउटलुक होगा, जो विजन होगा, उसको इन्हांस करने में ये जो हम लोगों ने इवेंट किया है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। और आने वाले दिनों में भी ये जो इवेंट है अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। मुझे लग रहा है कि लद्दाख में अब हर साल जो है विंटर कॉन्क्लेव दिन पर दिन मतलब हर साल जो है इसका क्वालिटी और इसका जो स्कोप है वो बढ़ेगा। एक हमारा जो टॉपिक था जिस पे बात हुआ है वो था होम स्टे पॉलिसी के ऊपर, होम स्टे पॉलिसी, और दूसरा था एडवेंचर पॉलिसी के ऊपर। आपको जानकारी कि यूटी लद्दाख के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने होम स्टे पॉलिसी और एडवेंचर पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पब्लिक में शेयर किया है। तो उस पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने में आज का ये जो हम लोगों का इवेंट आज कंक्लूड हो रहा है वो काफ़ी फायदेमंद था। और जो हमारे इंसेंटिव पॉलिसीज है उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसका कि फीडबैक हमको एक बाहर का जो है जो एक्सपर्ट है वही दे सकता था। उस पर दिल्ली की सरहदों पर किसान तहरीक के 90 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, ताहम एहतजाज में फिलहाल शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। इधर हिज़्ब इख्तिलाफ मरकजी हुकूमत पर मुसलसल हमलावर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी गोधरा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म किसानों से मुलाकात करें ताकि मसाइल का हल पुरअमन तरीके से हो सके और 200 से ज्यादा किसानों की जो जान गई है उसका भी कम से कम लिहाज रखा जाए। गोधरा से भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, मोदी जी किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाइए, उनको बुलाइए, गले से लगाइए। जैसा आप ओबामा आया तो लपटे थे वैसा इन किसानों से आप लपेट जाइए। ये गरीब है। हाँ, आप इलेक्शन जीते मगर याद रखिए वो किसान जो तड़प रहा है, मोदी जी बुलाइए। आप भी तो गरीब परिवार से ऊपर गए हैं ना, उन किसानों को बुलाइए, उनको बात करिए, उनसे पूछिए। और हम प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी कोविड के बाद तो आप कोई फॉरेन कंट्री को नहीं जा सके, ये जोक है। प्रधानमंत्री नहीं बोले मन की बात में जोक करना, बोले ना कभी कभी। तो प्रधानमंत्री से हम बोल रहे जोक के तौर पर, आप तो 1 ईयर से फॉरेन कंट्री नहीं गए। मोदी जी जरा अपने घर से निकल के सिंगूर चले जाइए, वो भारत का हिस्सा है, हेलीकॉप्टर में चले जाइए, उनको बुलाइए, बात करिए। ये गरीब है। और मोदी जी आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूं, ये क्यों जुल्म पेट्रोल डीजल का? आप 38% टैक्स क्यों ले रहे भाई? आप उसको 28% कर दीजिए। 88 रुपीज पर लीटर है। आप बोल दीजिए कि दिल्ली की सरकार मित्रों 10 रुपये कम कर रही है और गुजरात की सरकार 5 रुपये कम कर रही है। देखिए गरीब को कितना फायदा होगा, मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। पेट्रोल बढ़ते जा रहा, डीजल बढ़ते जा रहा, मगर ये जो बीजेपी के चाहने वाले हैं बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता उनको। इधर हिज़्ब इख्तिलाफ पर अक़लियती अमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार करते हुए कहा कि हुकूमत को अवाम का साथ है, जिसके मुस्बत नताइज गुज़श्ता दिनों सामने आए हैं। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गलत अवाम की जानिब से साबित करार दिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट से लेकर के, विधानसभाओं से लेकर के, पंचायतों से लेकर के, लोकल बॉडीज से लेकर के जनता के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। और अभी गुजरात के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और ये इस बात का प्रतीक है
कि जितना भी आप पॉलिटिकल पाखंड कर लीजिए, जितने भी आप निगेटिविटी फैला दीजिए, लेकिन जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ पहचानती है और जनता उसी के साथ होती है जो कि लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित है। और एक रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर जरी कवानीन वापस नहीं लिए गए तो उनका अगला हदफ पार्लियामेंट तक मार्च निकालने का होगा और सिर्फ 4 लाख ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च ऐवान की तरफ निकाला जाएगा। देखो, आने वाले टाइम पे वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा। कहाँ पे सर, बताइए नाम लेकिन भाई। पार्लियामेंट में वोट क्लब पे जो पार्क हैं, क्योंकि सरकार जो उनके ओरिजिनल रिसर्च सेंटर है उनकी तो बात मानती नहीं, उसकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दो, वहाँ पे कुछ फसलों की खेती करवा दो और जो वहाँ पे नफा नुकसान हो वो कमेटी अपना देखती रहे। दिल्ली के नजदीक हो जाएगा और देश की एक पूरी दुनिया में एक पहली इस तरह की वो बनेगी कि जो कमेटी है वो मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। जो उससे लाभ और हानि हो उसके आधार पर फसलों के रेट तय कर दो। अगर उनको ये लगता है कि बहुत रेट मिल रहा है तो वहाँ करवा दो ना, पार्क पड़े हैं वहाँ पे, वहाँ मक्का की भी हो जाएगी, गेहूं भी हो जाएगा, वहाँ धान भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई जब सरकार नहीं मान रही, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मान रही तो आप वहाँ पे करवा दो ना, पार्क पड़े वहाँ पे दे दो, रिसर्च सेंटर हो जाएगा, एक नया रिसर्च सेंटर हो जाएगा वहाँ पे, तो कर दो वहाँ पे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जहां पर कोविड-19 के तेजी के साथ बढ़ते केसेस के बाद अब बर्ड फ्लू की भी तस्दीक हुई है। वहीं फिलहाल पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन एहतियाती तौर पर कुछ अजला में पोल्ट्री की फरोख्त पर जुज़वी पाबंदी आयद कर दी गई है। परिंदों में H5N8 यानी बर्ड फ्लू की तस्दीक की गई है, जो गुज़श्ता दिनों शुमाली अजला में और अब जनूबी अजला में हुई है। ये वायरस कौवों में पाया गया। मरे हुए कौवे जिनके नमूने लिए गए थे। कश्मीर के 3 अजला अनंतनाग, शोपियां और बांडीपुरा में भी बर्ड फ्लू पाया गया है। शोपियां के वडीपुरा गांव में जहां पर इन्फेक्शन ज़दा इलाका करार देते हुए मुकम्मल तौर पर इसे सील किया गया। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक जिले में कौवों के दर्जनों नमूने हासिल करने के बाद उनकी जांच कराई गई, जिस दौरान ये बात सामने आई कि जिले में बर्ड फ्लू का मरकज तहसील छत्रगाम का वडीपुरा इलाका है। इसके बाद वडीपुरा के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के इन्फेक्शन ज़दा इलाका इसको करार दिया गया और 10 किलोमीटर का फासला अलर्ट जोन करार दिया गया। इस इलाके में दफा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ एनिमल हस्बेंड्री शोपियां को हिदायत दी गई है कि वो नमूने हासिल करने के लिए काम शुरू करें। वहीं दूसरी तरफ दीगर इलाकों में भी मकामी आबादी की सेहत पर करीबी नजर रखी जा रही है। महकमा R&B और वाइल्ड लाइफ को बताया गया है कि वो मुर्दा जानवरों को ठिकाने लगाने और इलाके को जहां पर सैनिटाइज करना हो इसके बारे में ताउन करें। दूसरी तरफ हाजिन बांडीपुरा में भी बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए हैं, लेकिन अभी तक पोल्ट्री पर पाबंदी जरूर कुछ इलाकों में आयद की गई है, मगर इसमें बर्ड फ्लू की तस्दीक नहीं हुई है। सदरकूट, पाइन, हाजिन बांडीपुरा में कुछ रोज पहले जो नमूने हासिल किए गए थे वो अब मुस्बत आए हैं, जिसकी तस्दीक जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन जहां पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त हजारों केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली आने वालों के लिए जरूरी खबर है, जहां पर सरकार की तरफ से अब मुल्क के 5 रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई रियासती हुकूमतों ने सख्त इकदाम उठाने शुरू कर दिए। कोरोना टेस्ट मनफी होने की सूरत में ही दिल्ली आने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र, केरल, MP और पंजाब से आने वालों के लिए यह शर्त रखी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए अब PCR टेस्ट के साथ साथ नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार दिया गया है। नया ज़ाब्ता 26 फरवरी यानी जुमा के निस्फ शब से नाफिज हो जाएगा और 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक नाफिज रहेगा। यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि 5 रियासतों से दिल्ली आने वाले हर शख्स की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इन रियासतों से दिल्ली आप आ रहे हैं तो हर हालत में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। आपके पास 72 घंटे से पहले की नेगेटिव रिपोर्ट है तो भी आपकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी या फिर क्वारंटाइन किया जा सकता है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट DDMA इससे मुतल्लिक अहकाम जारी कर चुका है और सख्त हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में दिल्ली के अंदर भी एहतियात बरती जा रही है। आदादोशुमार के मुताबिक 86 कोरोना के नए मामले जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों से जब सामने आए तो आदादोशुमार मुसलसल बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई अहम फैसले मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों की तरफ से लिए जा रहे हैं।
इधर जम्मू कश्मीर में भी हालांकि नया स्ट्रेन जहां पर अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन अगरचे गुज़श्ता चंद हफ्तों से कोविड-19 की केसेस में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज से एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 94 फाल केसेस की तस्दीक भी हुई है, जिनमें 72 कश्मीर में और 22 जम्मू सूबे से पाए गए हैं। जम्मू के मुकाबले कश्मीर में कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मीडिया बुलेटिन में कहा गया है कि मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ते में कुल मिलाकर जो अब तक 1,26,000 तक कोरोना केसेस हैं, जिनमें 766 मामले फाल हैं। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 600 से कम हो गई थी, लेकिन अब इसमें एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में अब तक 1,23,298 कोरोना के मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जो उतनी ही लगभग तादाद बनती है जो हमारे सामने इस वक्त मुतासरीन की कुल तादाद है। 24 घंटों में भी 62 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिनमें 37 कश्मीर और 25 जम्मू से ताल्लुक रखते हैं। खिता चिनाब में अब तक 1955 अफराद इस वबा के बायस मौत की आगोश में चले गए। वहीं अगर कौमी सतह की बात करें तो मुल्क भर में गुज़श्ता चंद रोज से कोरोना मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अवाम भी तशवीश में मुब्तला है। लेकिन 94 नए केसेस में इस बात की भी तस्दीक हुई है कि श्रीनगर से ज्यादा केसेस गुज़श्ता दिनों के मुकाबले रिपोर्ट हुए हैं और वादी कश्मीर में 72 केसेस 94 से सामने आए हैं, जो इस बात की भी तस्दीक करता है, यानी पिछले 7 से 8 दिन जो केसेस आ रहे थे वो तमाम तरह के रिकॉर्ड्स 24 घंटों में आने वाले केसेस ने तोड़ दिए हैं। सीधा श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी इस वक्त हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। ये जो कोविड-19 के केसेस अब मुसलसल बढ़ना शुरू हुए हैं, आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर जहां पर 8 से 9 दिनों के अंदर 170 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। अब पहले के मुकाबले इस विंटर सेशन के निकलने के साथ ही इंतजामिया और आवाम कितनी मुतहरिक नजर आ रही है? देखिए, मुतहरिक तो ना ही इंतजामिया है और ना ही लोग हैं। जो डर था, जो खौफ था कोविड का, वो पता नहीं कैसे खत्म हो गया, जबकि कोविड अभी भी है, वायरस अभी भी है। यहाँ तक कि इसमें म्यूटेशन की भी बात आती है वक्तन फौक्तन। डॉक्टर्स भी अपने हिसाब से लोगों को यही कहते हैं कि वो एहतियात करें और कोविड को अभी भी बड़ा दुश्मन समझा जाए। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कमजोर होता चला गया, जो इकोनॉमी थी वो कमजोर होती चली गई। और अब कहीं ना कहीं कश्मीर में भी मार्च या फरवरी के महीने से ही काम शुरू हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में काम कम ही होता है, जिसकी वजह से लोग घरों में ही रहते थे। तो शायद ये एक वजह थी कि यहाँ इसमें किसी हद तक कंट्रोलमेंट आई थी। लेकिन जब से काम शुरू हो गया है और उसके साथ साथ मौसम में भी तब्दीली आ गई है, लोगों ने भी बाहर जाना शुरू कर दिया है, तो नतीजा ये हुआ कि अब केसेस बढ़ने लगे हैं। हालांकि अभी भी अंडर 100 ही है, अभी भी 94 केसेस आए थे, जिसमें कुछ ट्रैवलर्स भी थे। तो इसको भी अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, कबल वक्त है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो एक और वेव जो कोविड की जो है वो फिर से चल सकती है, जिससे न सिर्फ आम लोग जो है मुतासिर हो जाएंगे, बल्कि फिर इसको कंट्रोल करना भी या इसको कंटेन करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने में क्या इंतजामिया की तरफ से हमें ये देखने को मिल सकता है? इस वक्त सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछा जा रहा है, उसका भी जवाब दीजिएगा। क्या लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं अगर इस तरीके से केसेस की तादाद रही? क्योंकि सिर्फ श्रीनगर के फिगर्स बताते हैं 9 दिनों के अंदर 170 से ज्यादा केसेस, और सबसे ज्यादा केसेस भी कश्मीर के अंदर ही। देखिए, गवर्नमेंट की जानब से भी एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन लोग भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो लोग भी किसी हद तक मजबूर है, क्योंकि उन्हें वो जो रिसोर्सेज है जिसके जरिए वो अपना घर चला सकते या बाकी चीजें चला सकते, वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट की जानब से जहां राशन फराम की जाती थी मुफ्त, अब वो भी खत्म हो गई है, तो इस वजह से लोगों को निकलना पड़ता है। लेकिन अब तो ये प्रोटोकॉल रहा है सिर्फ कागजों तक महदूद, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अगर ये नंबर्स बढ़ने लगे हैं और जिस शिद्दत के साथ ये बढ़ रहे हैं, अगर इसमें और तेजी आ गई तो फिर ऐसा लग रहा है कि फिर शायद फिर से लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस हवाले से लॉकडाउन एक बार फिर से लागू करने का या नाफिज करने का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसमें तादाद बढ़ गई तो फिर लॉकडाउन लगाना या उसके बाद लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना घरों में, उसके बगैर सरकार के लिए भी कोई चारा नहीं होगा। एक आखिरी चीज, 28 मार्च 2020 को पहला केस आया था, वादी कश्मीर से श्रीनगर से रिपोर्ट हुआ था, तो उसके बाद हवाला यह दिया गया था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरे मुल्क का शायद डामाडोल है, तो वादी कश्मीर या जम्मू के अंदर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उससे बेहतर हो। आज तकरीबन 1 साल के बाद कितना तैयार है हम? देखिए, इस दौरान तो किसी हद तक जो यहाँ का ढांचा था वो किसी हद तक बेहतर हुआ है। लेकिन जब पैंडेमिक होता है तो पैंडेमिक
कितना भी ढांचा आप खड़ा करें, कितना भी आपके पास रिसोर्स होंगे, तो उसमें एक वबाई बीमारी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा अगर समझदारी से काम लिया जाएगा तो वो काफी अहम होता है, और इसमें गवर्नमेंट का कॉपरेशन भी और लोगों का कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। कोई शक नहीं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से किसी हद तक जो है बेड्स को तैयार किया गया है, लेकिन हमने ऐसे हॉस्पिटल भी, ऐसे सेंटर्स भी देखे हैं जहां पर बेड के सिवा कुछ है नहीं, जहां पे हमने देखा कि कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर इनमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो निमोनिया होता है, और जब निमोनिया होता है तो उससे ऑक्सीजन की जो लेवल है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग हो। लेकिन कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहां पर ऑक्सीजन पॉइंट भी नहीं है। हम एसएमएचएस का बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का जिक्र करते हैं, जहां पे हमने खुद ये चीज देखी है, ऑब्जर्व की है कि मेन जो ऑक्सीजन है वो यूनिट्स भी वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को फिर सिलेंडर्स लाने पड़ते हैं। यहां तक कि कश्मीर में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन मशीन्स है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, वो लोगों की जानिब से खरीदी गई, क्योंकि उन्हें पता है कि हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा सही तरीके से दस्तयाब नहीं है। लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे, वो उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सिलेंडर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन काफी हैक्टिक अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि इंप्रूवमेंट कितनी एक साल के अंदर हुई है, क्योंकि कोविड की एक बार फिर से दस्तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड दे रहा है, तो कुछ दिनों के अंदर शायद केसेस में इजाफा हो सकता है, लेकिन इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान क्या फैसला लेंगे इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि अवाम भी इस वक्त तशवीश में दोबारा मुब्तला है। विंटर निकल चुका है और गर्मी के साथ चहल पहल ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा केसेस सामने आने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। प्रोग्राम में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।